गुड आफ्टरनून। और अब अगले मॉडल सेट का जो आप लोग किया गया है उसका आंसर देखेंगे और इसमें आप लोग मिलाने का कोशिश कीजिएगा कि कितने आंसर को आप करेक्टली कर पाए हैं। ठीक है, तो पहला भाग हम लोग का शुरू होता है खंड 1 यानी कि सेक्शन फर्स्ट हमारा क्या है, मानसिक योग्यता, जो 10 भागों में बटा हुआ है। तो फर्स्ट भाग हमारा देखा जाएगा कि फर्स्ट भाग में क्या है। तो सबसे पहले जब भी आप रीजनिंग करते हैं तो रीजनिंग में सबसे पहला ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ना पढ़कर सीधे प्रश्न से आंसर निकालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला है कि आपको प्रश्नों को पढ़ना है। इसमें कहा रहा है कि निर्देश दिया गया है प्रश्न 1 से 4 के उत्तर हमको यहां देने हैं। तो 1 से 4 के उत्तर जो देने हैं, आकृति 4 आकृतियां दी गई हैं, ए बी सी डी दर्शाई गई है और इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान है, यानी कि इसमें क्या छांटना है, समानता, और एक से भिन्न है, समानता हमें दिखाना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन को देखकर आप बताइए कि इसमें भिन्न कौन सी है। करेक्ट आंसर क्या है, डी जो ऑप्शन है एकदम राइट है। इसीलिए अब आगे का जो प्रश्न है उनको भी देखिए। आप ये समझ में आ गया कि इसमें क्या छांटना है, केवल भिन्न आकृति देखनी है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसमें बताइए कि ऑप्शन क्या है, चलिए गुड, ये भी आपका आंसर सही है। अब चलिए थर्ड नंबर जो प्रश्न है इसमें बताइए कि भिन्न कौन सी है, सी नंबर भिन्न है। अब यहाँ पे किस प्रकार से, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूज कर सकता है। अब क्यों कंफ्यूज कर सकता है, कैसे कर सकता है, अब ये बताइए। हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सभी की भुजाएं क्या है, सम है, लेकिन एक आकृति ऐसी है जो क्या है, विषम है। इसमें अधिकतर बच्चे क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको मार सकते हैं ए, और जिसका राइट का आंसर क्या आएगा, सी। चलिए लास्ट यानी कि इस भाग का लास्ट प्रश्न हमारा जाता है चौथा, और आकृति को देखकर बताइए कि इसमें कौन सा होगा, क्या, डी। चलिए करेक्ट डी। अब डी क्यों होगा ये हमें बताइए। हाँ, अब यहां से देखिए, सीधे यहां पे जानिए कि अगर ए है तो पीछे से क्या है, जेड है, और आगे बी है तो पीछे से वाई है, आगे अगर सी है तो पीछे से समझ में आया। चलिए सेकेंड पार्ट, आप भाग 2 में देखिए। पहला निर्देश पढ़ के ही आप कोशिश कीजिएगा आंसर देने का, ये जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है। अगर केवल 40 अगर गद्यांश रीजनिंग है तो 40 मिनट काफी है, 40 की रीजनिंग के लिए 40 मिनट काफी है। तो देखिए पहले क्या प्रश्न कह रहा है, भाग 2 में कह रहा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 5 और 8 में बाई और समस्या आकृति दी गई है तथा दाई ओर ए बी सी डी चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई है। उत्तर आकृतियों की समस्या आकृति के समरूप आकृति को चुनिए तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या की सामने वृत्त को क्या करें, काला करें। उत्तर पत्रिका यानी ओमर शीट में क्या करेंगे, 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से एक को हमें क्या करना है, खूब बढ़िया से काला करना है या नीला करना है। क्योंकि आप 2 ही प्रकार के पेन वहां पे ले जा सकते हैं जो आपके निर्देशन में पहले ही पेज पे दिए गए थे कि आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन ले जा सकते हैं,
बाकी लीपापोती मत कीजिएगा। लीपापोती करने का मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भूल से मार दिए डी और अरे यार ये तो डी नहीं ए मारना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसे स्थिति में आपके मार्कशीट ही चेक नहीं किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 गोला हमें कभी भी नहीं भरनी है। ठीक, तो चलिए इसमें हमें क्या दिखना है, समरूप, यानी कि एक ही जैसी आकृति कौन सी दिख रही है। 5वां नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर बताइए आकृति को देख के। चलिए गुड, एक जैसा ही, एक जैसा जानते हैं हम सकल, नाक भी वैसा ही हो और आंख भी वैसा भी हो। जुड़वा में भी अंतर होता है, देख लो सामने ही है। ठीक है, तो इसका 5वां का आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए और 6ठा नंबर प्रश्न का आंसर बताइए हमें ए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है ए। चलिए 7वां नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। 7वां नंबर का कहा गया डी। 7वां नंबर हमारा आंसर गया डी। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न का बताइए। 8 नंबर का बी। अब देखिए यहां पे सबसे कितना टाइम लगा, अगर जब ऑप्शन आप निर्देशन पढ़ के उस टॉपिक को जान गए कि वो क्या पूछ रहा है तो कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर बिना निर्देशन पढ़े हुए जल्दीबाजी अगर थोड़ा सा भी किए तो आपका अगर एक भी रीजनिंग गलत होता है बेटा तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि सिलेक्शन के लिए एकदम मान के चलिएगा कि आपको क्या चाहिए 80 में 80 और 80 सीट में एक सीट आपका है। क्या विश्वास रखते हैं कि एक सीट हम लेकर आएंगे? तो इतनी मेहनत के बाद भी अगर एक सीट नहीं आती है तो कितना नाइंसाफी है। यानी कि नाइंसाफी नहीं कही जाएगी, आपकी मेहनत में चूक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है जो आप उस 80 सीट में नहीं आ पाए। समझ में आया? तो इतना मेहनत भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो मेहनत को बेकार करना है नहीं ना, तो जी जान लगा दो। आने वाले कितने 18 जनवरी के पेपर को किसी भी हाल में हमें क्या करना है, क्रैक करके आना है, तोड़ के आना है और अपना एक सीट किसी भी हाल में छीन के लाना है। तैयार है? आवाज नहीं आई है। हाँ, तो चलिए आगे तीसरा भाग हम देखते हैं। तीसरा भाग हमारा क्या कह रहा है? तीसरे भाग में हमें कितने आंसर देने हैं? 9 से 12 के बीच में आंसर देने हैं। 9 से 12 यानी कि ये क्या कर रहा है, निर्देशन प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाई और समस्या आकृति दी गई है जिसका एक भाग लुप्त है, एक भाग क्या है, गायब है। और दाई ओर ए बी सी डी में चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं और उत्तर आकृतियों पर गौर करें तथा उस पर उत्तर आकृति का पता लगाइए जिसको बिना दिशा परिवर्तन या दिशा परिवर्तन भी नहीं करना है, बिना दिशा परिवर्तन के समस्या आकृति के पैटर्न को पूरा करने के लिए समस्या आकृति के लुप्त भाग में बैठाया जा सके और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए फिर वही काम करना है, ओमर सीट पे आपको भर देना है। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न हमारा 9 नंबर जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। यानी कि सेम वैसी ही आकृति क्या होनी चाहिए, वहां पे जाकर बैठ जानी चाहिए। तो इस चारों में कौन सा ऑप्शन जा रहा है, डी। करेक्ट आंसर है डी। चलिए आगे 10वां नंबर जो प्रश्न है 10वां का बताइए। वेरी गुड, 10वां का सी। 11 नंबर बताइए आकृति को देखते हुए, आकृति को देखते हुए संतुष्ट है? चलिए ए, आंसर क्या है ए। अब 12 नंबर आकृति को बताइए। 12 नंबर आकृति में क्या आएगा, क्या डी नहीं आएगा? करेक्ट ए, क्योंकि आकृति को हमें क्या देखना है, एक समान देखना है।
बताइए कितना टाइम लगा 4 को प्रश्न देने में? 4 के प्रश्न को देने में कितना टाइम लगा, वो भी समझाते हुए देखते हुए। तो बताइए आपके पास एक प्रश्न पे 1 मिनट का समय अगर दिया जाए, तब भी आप 40 रीजनिंग को 40 मिनट में भी करते हैं और 20 गद्यांश को 20 मिनट में भी करते हैं, तो आपके पास बचा कितना? 1 घंटा। समय बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन आप लोग थोड़ी सी क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि पहली बार पेपर फेस कर रहे हैं, और इस अवस्था में ऐसा होता है। हम लोग भी जब पेपर देने गए थे ना पहली बार, तो बड़े ही मन में हड़कंप मची हुई थी। हड़कंप ऐसी मची हुई थी, जब गेट पे गए तो देखे यार इतना बड़ा भीड़, अंदर गए तो सब बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने में चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं। उससे देखकर मन में एक हल्ला। तो भाई जायज सी बात है कि जो एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम जब बच्चे जुटते हैं तो बच्चे इक्वल टू, जब बहुत सारे बंदर जुटते हैं तो क्या होते हैं, और जब तक टीचर नहीं क्लास में आएगा तब तक वो बच्चे क्या करेंगे, हल्ला ही करेंगे। तो थोड़ी सी डर तो इतनी हो जाती है कि भगवान इतनी भीड़ में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो पहली चीज है कि आपको इस डर को क्या करना है, खत्म कर देना है। आपका एग्जाम कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं निकाल पाएंगे। पहले आपको खुद पे अपना विश्वास रखना होगा। क्या तैयार है विश्वास के साथ 18 जनवरी के पेपर को तोड़ने के लिए? हाँ, तो चलिए अगला चौथे भाग पे चलते हैं, और चौथा भाग देखते हैं कि चौथा भाग क्या पूछ रहा है। चौथे भाग में हमें देने हैं 13 से 16 के आंसर। 13 से 16 के आंसर देने हैं। तो पहले हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 13 से 16 बाई और 3 समस्या आकृति दी गई है। बाई और कितनी समस्या आकृति दी गई है? 3 दी गई है, और चौथी आकृति के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। समस्या आकृति श्रेणी क्रम यानी कि श्रृंखला में है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन कर, जिससे समस्या आकृति के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए फिर वही प्रक्रिया यानी कि होमवर्क शीट का उपयोग करना है। तो पहले आकृति को देखिए और उसके आंसर को बताएंगे। जैसे फिगर में जब आप देखेंगे तो 13 नंबर प्रॉब्लम में देखिए, ऊपर आपके प्रॉब्लम दिए गए हैं, नीचे आंसर दिए गए हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होंगे? डी। अब कैसे डी? चलिए, हाँ 3 4 5 6। तो कितनी समस्या आकृति क्या आ गई? डी नंबर हमारा आंसर क्या है? सही है। चलिए 16 नंबर यानी 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न को बताइए कि क्या आंसर आएगा। 14 नंबर के जो प्रश्न का आंसर है वो क्या है? सी है। करेक्ट है? गलती नहीं है? तो चलिए मारते हैं इसका सी। थोड़ा सा गोला थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, लेकिन आकृति क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये पेपर में थोड़ी सी टाइप करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी आपका आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन के क्या आ जाएंगे? डी। करेक्ट है डी? तो चलिए मारते हैं डी, और डी ऑप्शन क्या है? सही है। कोई कंफ्यूजन होगा? अगर होगा तो आप क्या करेंगे? पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न जो है, इसकी समस्या बताइए कि इसके जो आंसर है क्या आएंगे? सी आंसर आएंगे? करेक्ट है? कंफ्यूजन? तो चलिए आंसर सी। चलिए अगला जो भाग है हमारा, वो भाग किस पे जा रहे हैं हम? 17 से 20। तो 17 से 20 का मतलब भाग नंबर 5। अब भाग नंबर 5 पे हम देखेंगे कि क्या आकृतियां
यानी कि हमसे प्रश्न क्या पूछे गए हैं और उत्तर क्या देने हैं, तो ज्यादा हड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो हड़बड़ में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो गड़बड़ नहीं ना करना है? तो आराम से आपके लिए इस 4 प्रश्नों के लिए 4 मिनट दिए गए हैं। तो 4 मिनट के अंदर हमें इसके आंसर को सही एंड 100% करेक्ट आंसर ही देने हैं। तो अपने दिमाग को स्थिर करके आंसर दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निर्देश प्रश्न 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न के 2 समस्या आकृति के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है और प्रथम सेट की 2 समस्या आकृतियों में एक निश्चित संबंध है, यानी कुछ ना कुछ संबंध है। और इसी तरह का संबंध दूसरे सेट की तीसरी और चौथी समस्या आकृति में भी होना आवश्यक है। यानी पहला संबंध देखना और फिर उस संबंध को उत्तर में ढूंढना है। और उत्तर आकृतियों के से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए फिर वही प्रक्रिया करना है, ओमार शीट में आपको डाल देना है। अब चलिए इस आकृति में देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप गेस कीजिए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा जाता है डी के साथ। हाँ, डी के साथ, क्योंकि पंचभुज से चतुर्भुज और चतुर्भुज से त्रिभुज, अंदर से बाहर। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। 18 नंबर का करेक्ट। चलिए 18 नंबर का हमारा आंसर जाता है ए के साथ। चलिए 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। 19 नंबर प्रश्न सी। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ए। किसी को कोई कंफ्यूजन? ए। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहां पर क्या कर दिया है, ए और डी 2 आकृति बना कर दिया हुआ है इसमें। और अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर क्या करेंगे, आवश्यक रूप से गलती करेंगे। देखिए यही कहा जाता है ना, हड़बड़ में गड़बड़। इसलिए अपने आप को पहले कंट्रोल कीजिए। जब पेपर ऐसा आता है कि ऐसा होता है कि पेपर इजी आ जाए, पेपर इजी आते ही मन में क्या हो जाते हैं, उत्साह भर जाते हैं। और जब उत्साह भर जाते हैं तो अधिकतर अच्छे अच्छे बच्चों का पेपर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इस चीजों पे ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको एकदम टारगेट के साथ अपने क्वेश्चन को करना होगा। चलिए अगला प्रश्न भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे उत्तर क्या पूछना ये चाहता है। इस भाग में हम देखेंगे 21 से 24 तक के प्रश्नों को। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 24 में समस्या आकृति के रूप में ज्योमेट्रियों का प्रयोग किया गया है। इसमें त्रिभुज, वर्ग और वृत्त का उपयोग है। एक बाग में बाई ओर दर्शाया गया है और तथा दाई ओर दूसरे भाग को उत्तर आकृति के रूप में दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पे बाग लिख दिया है, क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। तो ये शब्द क्या है, गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भाग होना चाहिए जो गलत लिखा हुआ है। दर्शाया गया है दाईं ओर आकृतियों को ज्योमेट्री आकृति को पूर्ण करने वाली आकृति को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाएं। किसमें, ओमार शीट में। क्वेश्चन पेपर में आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओमार शीट में आपके गोले के अतिरिक्त कहीं पे भी पेन का एक नोकीला भाग भी नहीं चलना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ओमार शीट जैसे एक व्हाइट शर्ट होता है ना, व्हाइट शर्ट जब हम पहनते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि कोई भी एक छोटा सा भी दाग वहां पे ना लगे। तो ठीक उसी तरीके से ओमार शीट को आपको सुरक्षित रखना है। उसमें आपका पेन का कोई भी थोड़ा सा भी दाग नहीं लगना चाहिए, केवल गोले के अतिरिक्त।
राइट आंसर के अतिरिक्त कहीं पे भी कुछ बोला नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस स्थिति में आपके मार्कशीट ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि तेज तराज होते हैं और नवोदय पास नहीं हो पाते हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये भी चूक आ जाती है। ये निर्देश में स्पष्ट रूप से रखा गया है कि आप उत्तर जो पुस्तिका है उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए बेटा थोड़ा सा आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि हमने एक उदाहरण दिया कि सफेद कपड़े पे दाग नहीं होनी चाहिए, उसी तरीके से आपके ओमार शीट पे किसी प्रकार से कोई भी पेन नहीं चलना चाहिए, ये आवश्यक रूप से आपको ध्यान में होना चाहिए। तो चलिए आकृति पे चलते हैं और 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं और उसका उत्तर देते हैं। अब बताइए, ये बच्ची कह रही है ए, ये कह रहे हैं कि हड़बड़ में गड़बड़ मत कीजिए, जब पेपर आसान होगा ना तो हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। करेक्ट, संतुष्ट है? लॉक कर दें? हाँ, लॉक कर दें? तो चलिए बी को लॉक किया जाता है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या है? बी। कौन बनेगा? करोड़पति। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखिए। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखिए। राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ए ही होगा। लॉक करें? चलो, तो ए को लॉक किया जाता है। ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। हाँ, करोड़पति बन जाएंगे ना? हाँ, अगर जरूर करोड़पति बन जाएंगे अगर आप नवोदय के एग्जाम को सिलेक्ट करते हैं, पास होते हैं, तो आप अपने लिए करोड़पति तो अवश्य ही बन जाएंगे, क्योंकि घर में आप राजा के जैसे मान सम्मान पाएंगे, इसलिए आप करोड़पति तो बन ही जाएंगे। भले फ्यूचर आप रोडपति बन जाए, लेकिन पास होने पे आवश्यक रूप से करोड़पति बन जाएंगे। कि करोड़पति को क्या होता है? सब कुछ उपलब्ध होता है ना, सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो नवोदय में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही होता है कि वो घर आते हैं ना तो बड़ी मेहमान के जैसे माने जाते हैं। जैसे हॉस्टल में से बच्चा घर पे आता है ना तो मेहमान जैसा माना जाता है। जैसे घर पे किसी यहाँ रिलेशन में जाते हैं मेहमान बन के, तो कितनी खातिरदारी होती है, वैसे ही हॉस्टल वाले बच्चों के साथ भी होता है कि जब वो छुट्टी से घर आता है ना तो बड़ी खातिरदारी होती है। क्या बच्चे को खिला दे, क्या खरीदवा दे, क्या चाहिए, ये सारी चीजें क्या करना होता है, मन में उत्साह होता है माँ बाप के लिए भी, और बच्चे तो भैया जो मिल जाए वो लेना ही चाहेंगे। तो आप करोड़पति बनेंगे, इसलिए इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है कि वास्तव में आप करोड़पति बन जाए। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए और 23 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या होगा? बी सही है एकदम। तो चलो लॉक किया जाए बी को। आप यहाँ पे रोडपति तब बनेंगे जब आप गलत आंसर देंगे, क्योंकि पेपर पास होने के बाद करोड़पति बनेंगे, लेकिन पेपर फेल होने के बाद, क्योंकि अभिभावक के द्वारा, मम्मी पापा के द्वारा आपको स्पेशल गिफ्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला 24 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? क्या ए होगा? बी होगा? सी? डी? करेक्ट है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो चलिए ए को क्या किया जाए? ताला मार दिया जाए। चलो लॉक कर दिया जाए। भाग नंबर 7 पे चलते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा? निर्देश को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है निर्देश को पढ़ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? जल्दबाजी करते हैं। आप लोग भी जल्दबाजी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। झूठ बोल रहे हैं कि नो सर? जल्दबाजी करते हैं। जो करते हैं वो अपनी आदत सुधार लें, क्योंकि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। यो एकदम एक विनाशकारी, रोडपति बनाने का कार्य करेगा, विनाशकारी आपके लिए साबित होगा। इसे कहा जाता है ना मीट स्वीट पॉइजन।
मीठा जहर। क्योंकि हो सकता है कि पेपर आपको इजी आ जाए और जैसे ही पेपर इजी देखेंगे तो क्या होता है, इतना मन में खुशी होती है, इतना खुशी होती है कि कहो ना, और उस खुशी में गम आ जाता है। जैसे पिछले साल बच्चों के लिए आया था, पेपर इजी था, देख के बच्चे बहुत खुश हो गए, अब बढ़िया बढ़िया बेस पे जो आधारित क्वेश्चन थे गलत करके आ गए। जैसे कितना बढ़िया पूछा गया था 1 से 100 के बीच में कितने 9 आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और वो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, हार्ड सवाल को सही करके और इजी सवाल को गलत कर बैठे थे। तो ये क्या है, पेपर का इजी आने के कारण, जब पेपर इजी आएगा तो मेरिट कहां जाएगा, हाई जाएगा, और जब पेपर हार्ड आएगा तो मेरिट क्या होगा, लो होगा। इस पे ध्यान रखिएगा, हमें सिलेक्शन लेने के लिए एक भी प्रश्न को गलत नहीं करना है। 7 नंबर पे चलते हैं और 7 नंबर को देखते हैं। भाग 7 यानी कि मानसिक योग्यता का भाग 7 किससे पूछा गया है, मिरर से, दर्पण से। किससे, दर्पण से। तो प्रश्न में अगर गलती अगर मॉक टेस्ट में होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अधिकतर पेपरों में राइट आंसर ही बनाए जाते हैं। अगर मे भी अगर 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, सबके लिए नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 2 ऑप्शन में और कोई हेर फेर नहीं किया गया है, प्रश्न में उत्तर सही है तो आपको उत्तर सही ही देना होगा। चलिए तो 7वें भाग को देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 25 से 28 के प्रश्नों का उत्तर हमें देने हैं। बाई और समस्या आकृति दी गई है, बाई और दाई तो समझ में आती है आपको, तो बाई और क्या दी गई है, समस्या आकृति दी गई है, और दाई और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चिन्हित 4 उत्तरों की आकृतियां दर्शाई गई हैं। किसी दर्पण X और Y के अनुदिश रखे जाने पर, अनुदिश मतलब जानते हैं क्या होता है, सामने जब रखोगे, जब किसी मिरर के सामने कोई आकृति रखोगे तो कैसे दिखेगी, ये पूछ रहा है। और ये समस्या जब आप इतना समझ गए तो इसका मतलब क्या है, दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछा जा रहा है। प्रश्न को केवल एक नजर बढ़िया से पढ़ लेना है, इतना नहीं कि समय ज्यादा लगाना है। जब एक झलक पढ़ लोगे बढ़िया से, मान लो कि 30 सेकंड लगेगा या खूब मान लो 1 ही मिनट लगेगा, लेकिन प्रश्न अगर बढ़िया से पढ़ लिए हो तो आंसर क्या होंगे, आसान हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी में अगर हम आंसर मारना शुरू किए और एक भी प्रश्न हमसे गलत हो गया तो कितना बड़ा अफसोस होगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो मौका मिला है कि आप मॉक टेस्ट करके, मॉडल सेट करके अपनी गलतियों को सुधार रहे हो, लेकिन 18 जनवरी की गलती को कैसे सुधारोगे? क्या उसके लिए कोई सुधार प्रोसेस, प्रक्रियाएं दी जाएंगी जिससे आप सुधार सकते हो? नहीं ना। तो स्पेशल ध्यान रखिएगा कि ये गलती आपके उस बीच ना हो। चलिए तो मिरर आकृति के प्रश्न के 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 25 नंबर का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। अब यहां क्या ए होगा, मिरर आकृति में अगर रखा जाता है तो क्या इसका ए होगा, क्योंकि ये सेम क्या है, लगभग देखा जाए, यहां पे देखो सुई भी क्या है, ऊपर नीचे है। दूसरा बी नंबर देखिए, बी नंबर आकृति में नीचे सुई आ गई है बड़ी वाली। अब क्या आकृति में अगर रखी जाएगी मिरर में तो क्या सुई नीचे आ जाएगी? छोटा तो छोटा ही नीचे ही दिखेगा ना, उल्टा दिख सकता है ना, क्योंकि मिरर में क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। अब यहां पर सी देखिए, सी की आकृति भी नहीं बनेगी क्योंकि सेम आकृति दिख रही है, उसी के तरीके दिख रही है। अब यहां पर डी आकृति पे चलते हैं और डी आकृति में देखिए कि डी और बी 2 मिरर आकृति दी गई हैं। ठीक है, यानी कि अब यहां पर यह देखना है, ऐसे प्रश्नों में जब कंफ्यूजन हो जाए तो पहले देखना है कि कौन नहीं होगा, जौन पहले नहीं होगा उसको पहले क्या करना है, हटा देना। अब फंस गई हमारे मामले कहां, बी और डी में। तो बी और डी में अब थोड़ी सी यहां पे अगर समस्या आती है तो थोड़ा सा समय लग सकता है। तो अब यहां पे देखना है कि आकृति अगर बनती है, मिरर में अगर जाएगा तो क्या बड़ी वाली सुई नीचे आ सकती है मिरर में, और नीचे वाली छोटी वाली सुई क्या ऊपर जा सकती है मिरर में? नहीं जा सकती है।
तो यहां पर देखिए बी जो आकृति है, यहां पे छोटी वाली सुई और बड़ी वाली सुई का अंतर देखिए, दिख रहा है आपको? तो क्या आपको लग रहा है कि बी नंबर आंसर हमारा सही होना चाहिए? अब यहां पे डी नंबर पे चलते हैं, तो डी नंबर में भी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि डी नंबर में छोटी आकृति यानी छोटी वाली सुई तो नीचे है, लेकिन अब यहां पर जो बीच वाली सुई है वो बीच में नहीं है। तो अब यहां पे बीच में न होने का कारण क्या है? पेपर जब सेट किया गया है तो सेट करने वाला उसको क्या कर पाया है? सही से प्रश्नों को नहीं रख पाया है, इसलिए इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा? बी या डी? तो इसका राइट आंसर जाएगा कहां? डी। केवल सुई का हेरफेर है। अगर ऐसे कंफ्यूजन वाले प्रश्न आपके पेपर में आते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपको फुली नंबर दे के जाएंगे। और अधिकतर होता है कि ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत सतर्कता से प्रश्नों को सेट किया जाता है, इसके बाद आपको वो पेपर में दिए जाते हैं, जिसका आंसर आपको देना होता है 2 घंटे के अंदर, और 2 घंटा आपको बताता है कि क्या आप नवोदय के स्टूडेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे इसका आंसर कहां चला जाएगा आपका? डी के साथ। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो इसका कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हमें जानना है, तो बताइए 26 नंबर का राइट आंसर क्या आएगा? क्या? डी। चलो, अगर समस्या आकृति आती है तो क्या ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, यानी कि डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। तो राइट आंसर है आपका डी। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखिए, और इसमें देखिए उल्टा। अब मिरर को कहां रखा है? नीचे। मिरर को कहां रखा है? नीचे। तो ये भी ध्यान रखना है कि मिरर रखा कहां है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मिरर साइड में रखा है तो उसी के हिसाब से आंसर बनाने लगते हैं, लेकिन मिरर का अगर थोड़ा सा भी ध्यान अगर आपका इधर उधर गया तो आपके प्रश्न को क्या कर देगा? गलत कर देगा। अब ये आकृति कैसे बनेगी? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? तो बताइए इसमें से कौन सी आकृति आपको दिख रही है जो आंसर को करेक्ट कर सकती है? बी नंबर आकृति राइट है कि बी नंबर आकृति आपकी जो दिख रही है वो आपके आंसर को सही साबित कर सकती है। चलिए अगला 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न के देखिए, फिर मिरर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, पोजीशन चेंज कर दिया, और पोजीशन चेंज करते ही आपकी कौन सी आकृति दिखेगी? डी नंबर आकृति आपके राइट है कि डी नंबर आकृति दिखेगी, और इसको लॉक किया जाए और आपके किस्मत का ताला बंद कर दिया जाए। पिटारा बंद। चलिए अगला जो भाग है हमारा 8वां भाग क्या है? 8वां भाग यानी कि 10 भाग है, 40 मिनट है, जिसमें हम लोग अभी केवल 37 मिनट कर पाए हैं, यानी कि इतना बकवास करते हुए 37 मिनट उपयोग कर पाए हैं, यानी कि अभी करेक्टली हमारा टाइम चल रहा है 33 मिनट। और कितने नंबर प्रश्न पे है? 29 नंबर प्रश्न पे। अगर इतना समय तो आप लेक्चर देंगे नहीं उसमें, तो आपको क्या लगता है कि 40 मिनट में 40 क्वेश्चन नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि आपकी टाइमिंग को हम यहां पर देखने के लिए रिकॉर्डेड किया जा रहा है कि आपके इतना समझाने के बाद भी हम कितने टाइम से एक्सेस जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि 7 मिनट हमारे पास है, और 7 मिनट में हमें 2 भागों को क्या करना है? देखना है। तो चलिए पहला निर्देशन पे चलते हैं। निर्देशन प्रश्न संख्या 29 से 32 में 22 समस्या आकृति दर्शाई गई है। दर्शाई गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को एक तरह से पंच किया गया तथा दाई और ABCD आकृति को दी गई है, यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि ये क्या है? कटिंग एंड फोल्डिंग। चैप्टर क्या है? काटना और मोड़ना। जब चैप्टर करेक्ट हो गए कि काटना और मोड़ना है तो बस आपको आंसर आ गया। तो पहले हमें केवल भाग को पढ़ के ये स्पष्ट अपने दिमाग में रखना है कि ये चैप्टर किससे पूछ रहा है। जब चैप्टर आपके दिमाग में आ जाएंगे ना तो कोई भी आकृति हो आपको गलत नहीं करने देगी। तो चलिए ये कटिंग एंड फोल्डिंग है। अब काटने और कागज के टुकड़े को फोल्ड करना और काटना, इसको आप बेहतर तरीके से पढ़े हैं ना? तो चलिए आंसर भी बता दीजिए।
29 का बताइए। 29 का सी। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप अपनी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न को देखिए। 30 नंबर प्रश्न सी। चलिए सी। और 31 नंबर प्रश्न कैसे काटा गया है, कैसे खोला जाएगा, आप इसको कितने बार काट काट के देखे हैं। ठीक है, नहीं देखे हैं तो गलती आपकी है, क्योंकि प्रैक्टिस करते समय आपको काट फोल्ड करके जब चैप्टर पढ़ा जाता है उसी समय कैंची वैसी लगा के काट खोट के देखा जाता है कि वैसी आकृति। हाँ, क्योंकि आपको क्या लगता है कि पेपर हॉल में आप लेकर जाएंगे कैंची, काटेंगे आकृति कैसी आ रही है, तो ये कैंची आकृतियां जब ये चैप्टर चलता है उसी समय आपने उपयोग किया है। और जैसे ही ये सामने प्रश्न आएगा तो आपको क्या लगेगा, यही आंसर सही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 31 का ए। चलिए 32 का बता दें। 32 सी। चलिए, तो इस तरीके से आप चलते हैं 9वें भाग पे। भाग 9 नंबर। 9 नंबर भाग क्या कह रहा है? 9 नंबर भाग देखिए, और इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 33 से 36 बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर उत्तर दिया गया है ABCD, और आकृति दर्शाई गई है। उत्तर आकृति से उस आकृति का चयन करें जिससे समस्या आकृति में उपलब्ध कट आउट से बनाया गया है। यानी कि जो कटिंग किया गया उससे क्या है, मिलता जुलता है। यानी कि अभी क्या है, कटिंग से है, आकृति को काटा गया है टुकड़ा वाला, और टुकड़े को क्या करके जोड़कर बनाया गया है। तो अब इस टुकड़े का उपयोग करके आप कौन सी आकृति इसमें सही है इसका आंसर देना है। तो चलिए 33 नंबर का आंसर आप बताइए। 33 नंबर का क्या आ जाएगा, डी। चलिए डी नंबर राइट आंसर है आपका डी। 34 नंबर, 34 नंबर बी। हाँ, चलिए बी नंबर, ये भी आपका राइट आंसर है बी। 35 नंबर, 35 नंबर क्या राइट है, डी। अच्छा, चलो तो लॉक कर दें, किस्मत का ताला बंद कर दें। चलो डी। अभी किस्मत का ताला बंद नहीं हो रहा है, किस्मत का ताला कब बंद होगा, 18 जनवरी। 18 जनवरी को अपने किस्मत का ताला को ऐसा बंद कीजिएगा कि आपको किस्मत क्या हो, जगमगा जाए और आप 80 में सिलेक्ट होकर चले जाएं। 36 नंबर, 36 नंबर बी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आकृति में जो पेपर बनाया गया है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन इन समस्त आकृतियों में ऐसा फिगर किसी से नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन कहां जाएगा, डी के साथ ही जाएगा। चलिए, तो हमारे पास केवल 2 मिनट बचे हुए हैं। 10वां नंबर प्रश्न भाग को देखते हैं, और इसमें कह रहा है कि निर्देश दिया गया है 37 से 40 बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर ABCD 4 भागों में बांटा गया है। आकृति दर्शाई गई है। उत्तर आकृतियों में उन आकृति को चुने जिससे समस्या आकृति छिपी हुई सम्मिलित है। यानी कि ये क्या है, छिपी हुई आकृति ढूंढना है। इन जो उत्तर दिए गए हैं इस प्रकार की आकृति कहां दिख रही है, छिपी हुई आकृति है। चलिए 37 नंबर का राइट आंसर दे दीजिए। डी नंबर में है, सही है। हाँ बिल्कुल, डी नंबर में आपका ये आकृति दिख रही है, डी नंबर में दिख रही है। चलिए 37 यानी 38 नंबर प्रश्न पे चलते हैं और ढूंढते हैं कि 38 नंबर प्रश्न का जो आंसर है कहां छिपा हुआ है। क्या बी में छिपा हुआ है? बी में छिपा हुआ है कि नहीं है? छिपा हुआ है बी। हाँ चलो बी को लॉक कर दें। चलो लो बी को लॉक कर देते हैं और बी हमारा
राइट आंसर होता है 39। 39 में देखिए कहाँ है, बी में है, बी में ही है कि सी में है? बी में ही है। ये आपने कैसे सिद्ध किया कि बी में ही है? अच्छा चलो, राइट आंसर हमारा कहाँ है? बी है। चलिए लास्ट नंबर 40, 40 को बता दीजिए। ए में छिपा हुआ है और आपका जो समय लगा 40 मिनट 28 सेकेंड। तो प्रश्न है वहां पे सही है कि जब आपके जब पेपर मिलेंगे तो पेपर में क्या होगा, पेपर में ये स्थिति होती है कि पेपर जब मिलता है तो ओमार सीट उसके अंदर रहता है। ठीक, आपके जो टाइमिंग है वह है 11:30 बजे से, लेकिन आपका पेपर जो निर्देश नंबर 10 दे रहा है, 10 है ना, जिसमें 8 नंबर है, 8 नंबर जो निर्देश है उसमें स्पष्ट कह रहा है कि 15 मिनट आपको किसके लिए दिया जाएगा? पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो जब पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा तो उस समय के बीच आपको जो ये महत्वपूर्ण निर्देश है ना, इन्हीं को पढ़ने हैं। क्योंकि बेटा इसमें तो फर्स्ट निर्देश देखोगे ना, 16 जो पेज हैं उनके बारे में बताया गया है कि आपको 16 पेजों को अपने क्या करना है, कैरेक्ट पहले मिला लेना है। दूसरी बार जब आपके वहां पे जो अध्यापक होंगे, निरीक्षक होंगे, जब कहेंगे कि ओमार शीट निकाल लो और उसका मूल्यांकन यानी कि जो नंबर है उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पुस्तिका का जो कोड और प्रश्न संख्या पुस्तिका कोड है वो दोनों को मिला लेना है। अगर कोई गलती मिलती है तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप अपने टीचर यानी जो भी वहां पर निरीक्षक है उनसे जाएं और उनसे कहें कि सर ये दोनों एक जैसे मैच नहीं है, आप इसको बदल के दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे कोई भी टीचर उपलब्ध होगा वो ना नहीं कहेगा, क्योंकि अगर एक जैसा नहीं मिला तो आपका पेपर कितना भी बढ़िया हो आप फेल ही होंगे, सिलेक्ट नहीं होंगे। समझ में आया? तो इस बातों पे विशेष ध्यान रखना है। ओमार शीट में कोई कटिंग पटिंग ना हो, इस पे विशेष ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं किस पे, हिंदी पे। हाँ, भाग दूसरा क्या है हमारा? मैथ। तो मैथ को हल करने के लिए आपको अलग से टीचर दिया जाएगा, लेकिन यहां पर हम केवल शॉर्ट आंसर को ही इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा और जब लंबा वीडियो हो जाएगा तो क्या होगा, देखना पसंद नहीं आएगा, नींद आएगी। लेकिन अगर जिज्ञासा होगी ना, जिज्ञासा जब लक्ष्य होता है, जिज्ञासा होता है तो नींद नहीं आती, क्योंकि एक फोकस होगा, लक्ष्य होगा कि हमें नवोदय का पेपर क्या करना है, करेक्ट करना है। यार कहीं ऐसा ही ना आ जाए, कहीं यही पे परवाना आ जाए, कहीं ऐसे ही सब आ गया तब क्या होगा जी? क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? कभी भी किसी भी मॉक टेस्ट का पूरा पेपर नहीं आता है, लेकिन जितने आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें से अवश्य कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं, उसी पैटर्न पे फंस जाते हैं जिस पैटर्न पे आप उपयोग कर रहे हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आना बड़ी ही मुश्किल होता है और दुर्भाग्य और कुछ प्रश्न आ भी जाते हैं, कितने मॉक टेस्ट के, कितने मॉडल सेट के पेपर सेम टू सेम आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं किसी संसाधन का उपयोग करके ही बनाया जाता है। कोई काल्पनिक दुनिया से थोड़े प्रश्न लेकर आता है, किताबों से ही लेकर आता है। जो आपके किताब अलग अलग पब्लिकेशन के हो सकते हैं, वहां से प्रश्नों को उठाकर और मॉक टेस्ट के रूप में तैयार कर लेता है। तो होता क्या है, उसी के प्रश्न कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट हमारा मिल गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई काल्पनिक दुनिया से अपने मॉडल सेट को तैयार नहीं करता। चलिए तो अगले भाग को देखते हैं। अगले भाग में ये जो समय है हमें कहाँ उपयोग करना है, 1 घंटे का समय उपयोग करना है। ठीक है, तो 1 घंटा हमें आपको बचा के ही रखना है, किसके लिए, मैथ के लिए। एकदम ध्यान रखिएगा कि 1 घंटा हमें बचा कर रखना है अपने मैथ के लिए। तो यहाँ पे तो हम ऑप्शनली देख रहे हैं, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन मिलाएं, पेपर पढ़ें, मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें देखें, तो मैथ के लिए आपको 1 घंटा स्पेशल निकाल के रखना है कि 1 घंटे के अंदर की बिना हड़बड़ाहट के
हमें मैथ को हल करना है और राइट आंसर देना है, क्योंकि मैथ ही आपके सिलेक्शन को देगा और मैथ ही आपके सिलेक्शन से बाहर करेगा। यानी नवोदय में सबसे इंपॉर्टेंट रखता है मैथ। अगर मैथ में आप गलती करके आ गए तो आप समझिएगा भगवान भरोसे, और खूब भजन कीजिएगा, हे भगवान हमारा आ जाए, हे भगवान हमारा आ जाए। ऐसी स्थिति ना आए तो आपके क्या करना है, 80 में 80 प्रश्नों को क्या करना है, सही करना है। चलिए प्रश्न पहला कह रहा है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। प्रश्न कहां से उठाया है, बेसिक थ्योरी पोर्शन से उठाया गया प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कथन क्या कह रहा है, पहला सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। बिल्कुल, प्राकृत संख्या 1 नहीं है। मुंडी हिला रही है कि नहीं है, क्या है, 1 है। हमसे पूछा क्या है, असत्य है। ये तो सत्य है कि भैया प्राकृत संख्या तो 1 है। दूसरा कह रहा है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है। सही है। तीसरा n एक प्राकृतिक संख्या है और परिमेय संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। n कभी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या क्या कहता है, p/q होना चाहिए। और यहां पर हमारा ऑप्शन मिल गया क्या, सी। तो इसका राइट आंसर कहां हो गया, सी के साथ। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 42 नंबर जो प्रश्न है, अब ये कहां है, बारंबारता, किससे, मापन से, बारंबारता वाला मापदंड से ये सवाल को उठाया गया है। कह रहा है एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं और मंजू ने इसका 1/4, यानी कि यहाँ पे किससे दे दिया, ये उससे भी नहीं है, ये भिन्न से है। किससे है, फ्रैक्शन से है। सॉरी, ये फ्रैक्शन से चैप्टर का सवाल उठाया गया है और प्रश्न है फ्रैक्शन से। और इसका क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़कर आप अपना आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कॉपी पे लिख सकते हैं और इसके बाद आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर सही है कि नहीं है। इस पे आपका आंसर जाता है किसके, ए पर, यानी कि आपका राइट आंसर कहां है, 3। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अपने संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। चलिए 43 नंबर प्रश्न, और बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा सा क्या हो सकता है, कठिन बॉल हो सकता है? अब जो पढ़े हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों से क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, इसका भी आंसर सी। चलिए अब ये भी किससे उठाया गया है, भिन्न से ही उठाया गया है। चलिए आ गया 44 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि एक टंकी का 3/5 भाग भरा है। ये भी प्रश्न किससे है, फ्रैक्शन से ही है। लगातार 3 प्रश्न फ्रैक्शन से उठा दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए था कि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन, यानी कि प्रश्नों को बदलना चाहिए था कि एक ही चैप्टर से हम लोगों ने 3 प्रश्नों को उठा लिया है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है, क्योंकि लगातार 3-4 प्रश्न एक ही चैप्टर से नहीं उठाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट में हमारी गलती है। आगे से ध्यान रखा जाएगा कि चैप्टर में इतने सवाल एक ही चैप्टर से न उठाए जाए। अगला देखिए, तो बताइए 44 का राइट आंसर पहले बता दीजिए। डी 35 लीटर। चलिए हल करके आप देख लीजिएगा 35 लीटर है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आप अपने साधन का उपयोग कर लीजिएगा। चलिए 45 नंबर देखिए, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, और राइट आंसर आप देखिए सी। ए की सी। चलिए सी नंबर जो आंसर है क्या है, राइट है, कोई बात नहीं है। चलिए 46 नंबर, 46 नंबर बताइए। ये भी देखिए आपका कहां से उठा दिया, थ्योरी पोर्शन से उठा दिया। जिसका अगर थ्योरी सही नहीं है वो क्या कर देगा, ब्लास्ट मार देगा, यानी कि वो उसका सपना ही रह जाएगा। और क्या गाना गाएगा, छन से जो टूटे सपना है,
सपना टूट जाएगा बेचारे का। तो इसलिए आप थ्योरी पोर्शन पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका सपना क्या हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। चलिए, तो एक भिन्न का या तुल्य रहता है यदि, क्या होना चाहिए इसमें, सी नंबर। क्या होना चाहिए, जीरो को छोड़कर जो भी हो, क्या है, सी नंबर। चलिए 47 नंबर, 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, महेश अपनी आय का यानी कि 2/5 भाग यहाँ 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 वहां खर्च कर देता है, तो बताइए कितना बचा लिया। आंसर बताइए इसका, डी। चलिए बी नंबर आंसर इसका सही होता है। हल करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट में जाएगा कि जिस तरीके से हम लोग हल नहीं कर रहे हैं, केवल आंसर पे जा रहे हैं। लेकिन जब आप आंसर करेंगे तो पहले ही बताया गया कि 1 घंटा मैथ के लिए रख लेना है, बचा लेना है पहले। और पहले मैथ को तो टच मत कीजिएगा, नहीं तो अगर कहीं मैथ फंसा दिया ना तो फिर तो चौपट हो ही गया। पहले आप रीजनिंग पोर्शन और हिंदी पोर्शन कर लीजिएगा, इसके बाद मैथ में जाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंस जा रहा है तो उससे समय नहीं देना है, उसको सीधे क्या करना है, छोड़ देना है, अगले समय को, अगले प्रश्न को ले लेना है। और ये नहीं कि उसी प्रश्न में बैठ के और लिपापोती करते रहिएगा कि काहे नहीं आ रहा है, काहे नहीं आ रहा है, काहे नहीं आ रहा है, तो पता चलेगा काहे नहीं के चक्कर में 10-5 वो और छोड़वा देगा। इसलिए उससे वैसे प्रश्नों को क्या करना है, छोड़ देना है। पहला चीज ये याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपकी कोई भी नकारात्मक मार्क नहीं कटेंगे। अगर गलत भी हो गया तो नंबर नहीं कटने वाला है। तो पहले जो सही प्रश्न आ रहे हैं उनको एकदम इंपॉर्टेंट रूप से गोला भरते समय आपको ध्यान रखना होगा कि गोला में इधर उधर ना हो, यानी कि ओमार शीट के जो गोले भरे जाते हैं उनमें बहुत सारे बच्चों का शिकायत आता रहा है कि सर आंसर तो भरना था कुछ और, भरा गया कहीं और। तो ऐसी स्थिति ना हो। अगर ऐसी स्थिति होती है तो बड़ी दुर्भाग्यशाली होंगे कि आपने ऐसी गलती करके आए और आपका सिलेक्शन लिस्ट से बाहर नाम आ गया। तो सिलेक्शन लिस्ट में आना है कि सिलेक्शन लिस्ट से बाहर आना है, सिलेक्शन लिस्ट में आना है। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखिए। 48 नंबर प्रश्न, राम और श्याम की आयु, ये है अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात के सवाल तो इस समय हटा दिए गए हैं, सिलेबस में तो नहीं है, सिलेबस में नहीं है। अब ये कमी तो हम लोगों की है कि ऐसे प्रकार के प्रश्नों को रखा गया है इसमें। अरे भैया, इस बार के सिलेबस जो कह रहा है, जो सिलेबस कह रहा है उसी से लेना है ना। आप पढ़े हैं, जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मॉक टेस्ट जो होता है सिलेबस के अनुरूप होता है कि इस बार के सिलेबस में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ी हुई है। तो चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए। ए 30 वर्ष। चलिए 49 नंबर प्रश्न का प्रस्तुत चैप्टर है इस बार के सिलेबस में। चलिए प्रस्तुत है, तो चलिए एक फल की दुकान में, यानी कि प्रस्तुत से पूछा गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। चलिए 40 नंबर, यानी कि 40 आया है सी नंबर का आंसर। अब 50 नंबर एंगल आपका एक जोड़ा गया, इस बार का नया चैप्टर इस सिलेबस में है। एंगल का बताइए कि क्या होगा, ए। चलिए आगे चलते हैं, और समय काफी ज्यादा ही होने वाला है, 1 घंटा पूरा होने वाला है ना। और इस सवालों को करने के लिए कम से कम हमें 1.5 घंटा से तो ऊपर लग ही जाएगा एक वीडियो को अपलोड करने के लिए। यानी कि सारे मॉक टेस्ट को करने के लिए समझाते हुए अगर किया जाए तो 2-2.5 घंटा से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर मैथ के सवालों को हल किया जाए तो। लेकिन समय कितना है, 2 घंटे के अंदर ही सारे प्रोसेस को हमें क्या करना है, खत्म कर लेना है। जैसे आपके 2 घंटे इंपॉर्टेंट रहे हैं मॉक टेस्ट करने के लिए, मॉडल सेट करने के लिए, उसी 2 घंटे के अंदर ये सारे प्रश्नों को भी हल करना है। ठीक है, तो हमारे पास 1 घंटा अभी बचने वाला है। अब 1 घंटे के अंदर हमने मैथ ले लिया, यहाँ पर अगर हम हिंदी लिए होते तो क्या हो गया होता, खत्म हो गया होता। 1 घंटा हमारा किससे बच जाता, मैथ के लिए बच जाता। तो चलिए 57 नंबर पे देखिए, और सॉरी 51 नंबर पे देखिए। एक आयताकार, यानी कि ये किससे आ गया, क्षेत्रफल से।
51 नंबर बताइए। बी। चलिए बी नंबर आंसर जाता है बी के साथ। 52 डी के साथ। 53 नंबर बी। बी 70। 54 नंबर। प्रश्नों को पहले अगर आपको जल्दीबाजी अगर लग रही है तो इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में शामिल करेंगे। ठीक है, अगले बार से ध्यान रखा जाएगा कि रीजनिंग, हिंदी और इसके बाद लास्ट वाला पार्ट होगा मैथ। ठीक है, तो आप इस प्रश्नों को रोक के अच्छे से उतार के 1 घंटे अपना समय घड़ी से देखकर हल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये केवल चैप्टर देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर लिए गए हैं, तो कैसे प्रश्न आपको आ सकते हैं। 54 नंबर प्रश्न का आंसर डी। 55 साधारण ब्याज का भी चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन ये भी अभी तक सम्मिलित है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की चूक है। ठीक है, इस पे हम लोग को ध्यान देंगे, है ना, इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि ऐसी स्थिति ना हो। ट्रायल जितना भी करना था बेटा हम लोग क्लास में कर चुके हैं, हर चैप्टर को हमने टच किया है, लेकिन हमें ट्रायल नहीं करना है। ट्रायल करने के लिए नहीं मॉक टेस्ट बनाया जाता है। मॉक टेस्ट बनाया जाता है कि जो सिलेबस में आने वाला है उस पे हम क्या करें, हिट करें, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए ना। तो इसमें जो भी प्रश्न है उनको हटाए जाएंगे। तो मैथ को हमें लग रहा है कि यहीं पे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैथ के सवालों को चेंज करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सवाल है कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस में सम्मिलित नहीं है। इस नए पैटर्न यानी प्रोस्पेक्टर में इन चैप्टरों को हटा दिया गया है। तो जारी रखें या बंद करें? सर करवा दीजिए आप। करा दें? तो चलो आगे से ये ध्यान रखिएगा। 56 नंबर, वही हम अपने टीचर से कहेंगे कि आगे से ये ध्यान रखें कि जो सिलेबस में आने वाले प्रोस्पेक्टर में जो चैप्टर हैं उन्हीं से सवाल को मॉक टेस्ट में रखा जाए। अब यहाँ पे देखिए एक ये भी क्या है, यहाँ तो चलिए 28 का वर्ग स्क्वायर क्या हो जाएगा, 28 का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल? बी। कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण दिया गया है और ये किससे है, क्षेत्रफल से संबंधित है। तो राइट आंसर आपको क्या आएगा? बी। चलिए और इधर चलते हैं 57 नंबर पे। 57 नंबर का ए। ये चैप्टर भी किससे हो गया? टंकी से। टंकी से ना, नल और हौज। चलिए अगला चैप्टर ये क्या है? कैलेंडर दिया गया है। 8 जून 1989 में 9 साल 6 माह जोड़ने से प्राप्त होगा, क्या होगा? बी होगा। चलिए 59 नंबर देखिए, ये 2 आपके चैप्टर हैं। ये सवाल आपके मापदंड से लिए गए हैं और डंडा रेख से, और डंडा रेख आपके चैप्टर में सम्मिलित किए गए हैं। इस बार के चैप्टर में यानी पिछले प्रोस्पेक्टर से ही सम्मिलित किया जा रहा है और इस बार के प्रोस्पेक्टर में भी ये सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर कहां जाएगा आपका? सी, आधी। चलो 60 नंबर, 60 नंबर का बी। और इस तरीके से मैथ का पोर्शन क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या भाग 3 पे चलते हैं और भाग 3 हमारा होता है क्या? लैंग्वेज, यानी कि भाषा। अब भाषा अलग अलग हो सकती है। आपने कौन सी भाषा सेलेक्ट किया है? हिंदी। कुछ लोग इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोग पंजाबी सेलेक्ट करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पेपर दिए जाते हैं। क्यों नहीं होगा सर? क्यों नहीं होगा? आप जिस भाषा में पेपर मांगेंगे उस भाषा में आपको पेपर दिए जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आप बलिया में होकर पंजाबी मांगेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि यहीं पे समिति क्या कर देगी, पकड़ लेगी कि बलिया, पंजाब वाला बलिया में क्या कर रहा है। जब पंजाब घर है तो बलिया में फॉर्म कैसे भरा है?
ठीक है, क्योंकि इसी के पाबंदियों को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज नवोदय के फॉर्म को कर दिया गया। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि रहते थे बलिया और डाल देते थे गाजियाबाद, डाल देते थे गोरखपुर, डाल देते थे। इजी आता था वाला पेपर। लेकिन इजी देखो बेटा, कहीं का पेपर नहीं आता है। ऑल इंडिया अगर डेट 18 जनवरी रख दिया गया है तो सभी जगह एक ही समान पेपर आएंगे। 18 जनवरी में जितने पेपर होंगे, जितने स्टेट में होंगे, सबके पेपर एक समान होंगे। फिर 1 फरवरी में पेपर होगा, 2 शिफ्ट में होता है। फरवरी वाला जितने स्टेट में पेपर होगा वो एक समान होगा, वही 6 का ही होता है। ठीक है, 2 भागों में बांट दिया जाता है, 2 जोन में बांट दिया जाता है पेपरों को। तो फरवरी में जो एग्जाम होंगे उनके सारे पेपर एक जैसे होंगे। जनवरी में जो एग्जाम होंगे, जो भी एग्जाम 18 जनवरी को होने वाले हैं, उनके सारे पेपर एक समान होंगे। ये नहीं कि आपका हार्ड आ गया उसका इजी आ गया, उसका हार्ड आ गया उसका इजी आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। नवोदय में सबसे बेहतर यही है, एक रूपता, भिन्नता नहीं है। तो काहे अलग-अलग स्टेट से सब लोग डालते हैं? अब इसलिए डालते हैं कि देखो शहरों में ही होता है ना, नवोदय की तरफ उतना फोकस नहीं दिया जाता है। और ग्रामीण में देखो, जैसे बलिया में है, बलिया में थोड़ा सा ज्यादा फोकस है, क्योंकि हम ही लोग मान लो कि हम लोग बलिया से हैं, तो बलिया से होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं, क्योंकि 7 साल हम लोगों ने फ्री में खाया। अब सोच रहे हैं कि भैया समाज का खाए हैं तो समाज को पूरा और पुश करें कि ये भी बच्चे कहाँ जाए, अच्छी शिक्षा की तरफ जाए। तो अच्छी शिक्षा के चक्कर में आप हमारे क्षेत्र में देखोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नवोदय से पढ़े हुए हैं और बच्चों को क्या कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। बहुत सारी यूट्यूब पे भी ऐसे लोग हैं, जैसे ऑलराउंडर बीएसएस है, द्रोण है, ये सब नवोदय से हैं, ये सब नवोदय से हैं। कोई राजस्थान से है तो कोई गोरखपुर से है, और हम भी देख लो बलिया से हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नवोदय से जुड़े हुए हैं, और उनका एक कंसेप्टेड है कि हमें बच्चों को क्या करना है, बेहतर शिक्षा प्रदान करवाना है। और बेहतर शिक्षा इसलिए क्योंकि नवोदय का सिस्टम है ना, बहुत स्ट्रांग है और बेहतर शिक्षा आपको दे पाएगा। इसलिए हम भी अपने पूरे टारगेट को छोड़ के कहाँ आ गए, अपने स्कूल सिस्टम पे आ गए कि हमें यहाँ से बच्चों को पुश करके भेजना है। तो इससे सबसे ज्यादा विकास किसका होगा, हम लोगों के गांव का विकास होगा। जब बेहतर बच्चे जाएंगे, बेहतर शिक्षा होगी, तो बेहतर लेवल पे खड़े होंगे ना। और सबसे बड़ा है कि नवोदय एक बेहतर बड़ा परिवार है। पूरा इंडिया में लगभग 639 से अधिक नवोदय हो गए हैं, अभी बनने वाले ही हैं। तो एक रूपता ऐसे है कि बलिया में जो सिस्टम है वही आपका गोरखपुर में मिलेगा, वही ऑल इंडिया सारे नवोदय में वैसा ही सिस्टम मिलेगा। हाँ, थोड़े से डिसिप्लिन में अप डाउन हो सकती है, खाने की क्वालिटी में अप डाउन हो सकती है, लेकिन सिस्टमेटिक वो भी 5 बजे उठेगा, फिर नहीं कि 6 बजे उठेगा, वो भी उतने टाइम पे ही उठेगा। तो नवोदय का फायदा होता है कि कहीं पे भी अगर नवोदय वाले मिले ना, ऑल इंडिया किसी भी नवोदय के, तो पकड़ा जाते हैं। अभी 2-4 दिन पहले हम लोग मिले थे, हम काम करवा रहे थे अपना, तब तक एक मिर्जापुर नवोदय का मिल गया, बात होने लगी। तब तक भैया देखा कि भैया पेपर हम लोग बनवा रहे हैं, कह रहे कि आप नवोदय से हैं क्या? हाँ। कहा था कि हाँ। कह रहा है कि हम भी नवोदय से हैं। नहीं, क्या इसका कहाँ से? तो कह रहा है कि मिर्जापुर से। हमने कहा कि बलिया से। तो भैया कहा कि आप किस बैच के हैं? हमने कहा कि 2013 है। तो कह रहा है कि 2022 है। अब सारी चीजें बातें होने लगी कि पूरा प्रोसेस में, तो कहीं पे भी ये नहीं दिखता है ना कि हम लोग अलग अलग हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता है एक रूपता। तो सेम जगह एक ही जैसा पेपर होता है, ये कंफ्यूजन मन में मत रखिएगा कि कोई हाई हो जाएगा कोई लो हो जाएगा। जो आप पेपर देंगे वही ऑल इंडिया कहीं पे भी बच्चे, जिस 18 जनवरी के पेपर होने वाले सभी लोग एक समान पेपर देंगे। चलिए चलते हैं इसके गद्यांश पे। भाग 3 क्या है? भाषा। कह रहा है कि निर्देश, पहले निर्देश को पढ़ना आवश्यक है। निर्देश, इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 4। और एक अनुच्छेद से कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 5। और 4 5 20 प्रश्न आपसे लिए गए हैं। अनुच्छेद 4 लिए गए हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़ें। क्या कह रहा है? सावधानी पूर्वक पढ़ना है। जब तक आप सावधानी पूर्वक अनुच्छेद पढ़ेंगे नहीं, सही आंसर नहीं दे पाएंगे। और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसकी क्रमांक A B C D से दर्शाई गई है, और इनमें से केवल
एक का ही सही उत्तर है। सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार शीट का उपयोग करें। अभी नहीं कि ओमार शीट छोड़ देना और आंसर मार देना पेपर पे, तो पेपर जमा होने वाला नहीं है। क्या जमा होगा? ओमार शीट, जिसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं होना चाहिए। अगर दाग हुआ तो बेटा स्वाहा, तुम्हारा सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। तो ओमार शीट में किसी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए। चलिए अनुच्छेद पहली की बात करते हैं। अनुच्छेद पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि भिखमंगी भारत के लिए एक सामाजिक समस्या है और आजकल कुछ लोग इसे पेशे के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तथा इस चलन में बच्चों की बढ़ती संख्या शोचनीय है। लोगों को भीख देने की बजाय उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके तो बेहतर होगा। और कभी कोई भिखमंगा देखे तो आप उसे पैसे देने के बजाय खाने की सामग्री दें, या फिर अगर वह ठंड या ठिठुर रहा है तो उसे पैसे देने के बजाय कपड़े देना एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, अगर आप इस चीजों को रोकना चाहते हैं, भिखमंगे यानी जो भिखारी जो दिखते हैं, उनके सबसे बड़े कारक हम स्वयं हैं। हम लोग क्या करते हैं? पैसा देते हैं। पैसे के लालच में बहुत सारे लोग उसको व्यवसाय बना बैठे हैं। हाथ पैर सही है फिर भी वो क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। तो उनको अगर भिखारियों को पैसे के बजाय क्या देना चाहिए? खाना खिला दो, कपड़ा दे दो। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है जब उस लायक आप हो तब, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं ना। तो उस लायक बनिए कि भविष्य में आप इतना लायक बनिए कि आप किसी का सहयोग कर पाए। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि या फिर उसे ठंडे में छोड़ने के वजह क्या करें? कपड़ा दे दे, विकल्प अच्छा है। कई बार देखा गया है कि लोग खाने की सामग्री लेने से मना कर देते हैं। जब भिखमंगे को देंगे आप खाना का सामग्री तो क्या कर देगा? मना कर देगा, कहेगा पैसा दे दो। तो पैसा तो किसी हाल में ना दो उसको, ये एकदम बेहतर। भैया तुमको खाना चाहिए खा लो, कपड़ा चाहिए ले लो। कुछ पुराने भी कपड़े होते हैं, आप लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो ऐसे कपड़ों का भी उपयोग वहां पे किया जा सकता है अगर आप उस लायक नहीं है तो। लेकिन आपको उस लायक बनना है कि कभी किसी का हेल्प करना है तो बेहतर नए तरीके से करें, अपने उपयोग की गई सामग्रियों से नहीं, नए तरीके से, जिसे क्या कहा जाता है? परोपकारी। परोपकारी बनो। तो परोपकारी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेहतर बनना पड़ेगा, पैसा वाला बनना पड़ेगा। अब पैसा वाला बनने के लिए अभी आपके पास ऑप्शन है, क्या है? पढ़ाई। नहीं पढ़ोगे फिर तो खूब पैसा वाला बन जाओगे। वास्तव में इससे अधिकतर लाचार नहीं बल्कि पेशवर होते हैं। इसमें अधिकतर लाचार नहीं होते हैं, क्या होते हैं? पेशा बना लेते हैं, जिनसे या तो भीख मंगवाया जाता है या तो उसे खुद आदि हो चुके होते हैं। बहुत सारी पिक्चरों में आप देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे बच्चों को क्या कर लेते हैं? किडनैप कर लेते हैं और उनसे भीख मंगवाने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी क्या हो जाएगी? दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। तो कहानी समझ में आई? तो पहले आपको गद्यांश को समझना है। अब इसमें से कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से दे पाएंगे, लेकिन अगर गद्यांश अगर आप नहीं समझे तो कोई आसान भी पेपर प्रश्न पूछेगा ना तो गलत कर बैठेंगे। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के लिए समस्या के बारे में बात की गई है। किसकी? भिखमंगी समस्या के बारे में बात की गई है। दूसरा कह रहा है हमें भिखारियों को क्या नहीं देना चाहिए? पैसा नहीं देना चाहिए। आप सब कुछ दे सकते हो, रोजगार भी दे सकते हो। भैया रोजगार है तो वो भी दे सकते हो, लेकिन पता चले होगा तुम्हारा घर है लूट लाट के भाग गया तुम। ठीक है, अगला 63 नंबर प्रश्न को देखिए। और भीख देना बुरा है क्योंकि कुछ लोगों इसे क्या कर दिए हैं? पेशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा यानी 64 नंबर प्रश्न को देखिए। भिखमंगी कैसी समस्या है? सामाजिक समस्या है। गैर कानूनी भी नहीं है, राजनीतिक भी नहीं है, आर्थिक भी नहीं है, क्या है?
सामाजिक समस्या है। इसलिए बेटा, और फ्यूचर अगर बड़े होते हो तो उस लायक बनो कि आपके घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा जो दिखे, जिसे मजबूरी, जिसके पिता या दिव्यांग हो या उनके पिता नहीं है, वैसे हालत में वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी दुकान पे जाकर काम कर रहा है या भीख मांग रहा है, वैसे बच्चों को आप सपोर्ट करें। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। इस लायक बनिए कि अपने लाइफ में कम से कम एक बच्चे का खर्च आप उठा पाए, उसकी किसकी? स्टडी का। अगर ऐसे हर नागरिक करने लगे ना, तो आने वाला भारत इतना बेहतर बनेगा कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कारण है बेटा, क्योंकि जब गरीबी देखोगे ना तब समझ में आएगा उनके पास कितनी समस्या होती है। खाने का टाइम पे नहीं मिलता है। आज तो तुम्हारे पास इतने संसाधन उपलब्ध है ना, जब हम लोग छोटे थे ना तो कैसी स्थिति वैसी भी थी, वैसी स्थिति ही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। लेकिन जब हम क्या स्पेशल पढ़ने वाले थे, लेकिन नहीं, एक फोर्स देना पड़ता है। आप समाज के एक बेहतर नागरिक बनते हैं तो कम से कम एक जिम्मेदारी तो आप उठाइएगा लाइफ में। हो सकता है कि आपको ये शब्द बुरा लगता हो कि सर ये क्यों कर रहे हैं, हमें खुशी होती है कि आज हम अपने संस्था के द्वारा कम से कम ये कार्य कर पाते हैं। एक से अधिक बच्चों को निःशुल्क हम क्या कर पाते हैं? शिक्षा दे पाते हैं। भले दिक्कत कुछ भी हो, मंजूर है, लेकिन कम से कम ये तो हमें संतुष्टि देता है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फाइट करना पड़ता है। फ्यूचर आप भी एक बेहतर नागरिक बने और इस प्रकार का काम करें, ये आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप अवश्य करेंगे ऐसे कामों को कि आप इस लायक बनिए कि एक बच्चे का खर्च केवल उठा लीजिएगा। किसी गरीब बच्चे का, किसी का भी बच्चा हो, अगर जिसको आप लायक समझे कि नहीं हम इस बच्चे का खर्च उठा लेना है। अब इस शब्द से क्या होगा कि फ्यूचर आप कभी भी, आप रहें या ना रहें, अगर बच्चा अगर सफलता हासिल कर लिया ना तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद रखेगी। आपको, आप रहें या ना रहें, लेकिन वो परिवार आपको याद रखेगा कि हम इस परिवार के, इस व्यक्ति के वजह से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो नाम ऐसा करना कि मरने के बाद भी क्या हो, लोग याद रखें। गांधी जी जैसा और विवेकानंद जैसा नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके नक्शे कदम पे बन के कुछ बेहतर तो कर सकते हैं समाज के लिए। तो इस बातों पे ध्यान रखना। चलिए, इसमें आपके लास्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाचार शब्द का समानार्थी है? समानार्थी यानी कि क्या है? परवासी से पूछ दिया, आ गया ना व्याकरण। तो आपके व्याकरण से क्या पूछे जाएंगे? परवासी पूछे जाएंगे और विलोम पूछे जाएंगे। ठीक है, आंसर भरने से थोड़े हो जाएगा, तुम्हारे लिए थोड़े है कि आंसर भर दें, नालायक कहीं के। अनुच्छेद 2 देखिए, ऋतु एक वर्ष में छोटा कालखंड है जिसमें मौसम की दशाएं एक विशेष प्रकार की होती हैं। यह कालखंड एक वर्ष में कई भागों में विभाजित करता है, जिसके दौरान पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिणाम स्वरूप दिन की अवधि, तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि जैसे मौसमी दशाएं एक चक्रीय रूप से बदलती है। ऋतुएं प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्ष के विभाग हैं और भारत में मोटे तौर पे 3 ऋतुएं मनाई जाती हैं: शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो 3 भाग आपके मिल गए, लेकिन 4 महीने पे क्या होते हैं? 4-4 महीने पे इनको डिवाइड कर दिया जाता है। परंतु प्राचीन काल में यहाँ 6 ऋतुएं मानी गई है: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ठीक है, इस प्रकार से नहीं, जो बात लास्ट वाले समय होते हैं तो उनको अगर विस्तार से पढ़ना होगा तो सारे चीजों को हमें विस्तार से पढ़ना है। अभी यहाँ पे हमें पर समय कम है, हमें आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर पे चलते हैं। और बता रहा है कि पहला पूछ रहा है कि ऋतुएं क्या हैं? डी एक छोटा सा कालखंड। चलिए, 67 नंबर पे, भारत में ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ऋतुएं, किस ऋतु में ठंड होती है? शरद ऋतु। बिल्कुल सही। दिन रात क्यों होता है? क्योंकि सूर्य पृथ्वी से क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता।
ठीक है। और 70 नंबर, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। इस तरीके से हमारा 70 यानी कि ये भी क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 3 है जहां सोशल मीडिया के कई सारे फायदे, वही इसकी कई सारी खामियां भी गिनाई जा सकती है। बच्चों के लिए खासकर यह माया जाल बन गया है। सोशल मीडिया आज के समय बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाला एक बहुत बड़ा साधन बन गया है। ऐसा संसाधन जिसमें बच्चे का फ्यूचर क्या हो रहा है? स्पॉइल हो रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि बच्चे अधिकतर इसके जिम्मेदार उनके परिवार वाले हैं। छोटे छोटे बच्चों को परिवार वाले क्या कर देते हैं? मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल बच्चा आपसे ज्यादा बेहतर, हम लोगों से ज्यादा बेहतर वो बच्चा चलाता है। खटाखट चलाएगा। तो ये सबसे बड़ा माया जाल है। कह रहे कि एक माया जाल बन गया है और बच्चों को यह काफी दिलचस्प और आकर्षक लगता है, क्योंकि लोगों से ऑनलाइन जुड़ने के साथ साथ दिव्य श्रवण सामग्री के साथ साथ भी बच्चों का मनोरंजन होता रहता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बच्चे काफी समय व्यतीत करते हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक है। खेल कूद से दूर होने के कारण बच्चों का शारीरिक विकार पैदा होती है और साथ ही बच्चों के आभासी दुनिया का अभ्यस्त हो जाते हैं, यानी काल्पनिक दुनिया में ही रहते हैं। और यह पाया गया है कि जो बच्चे इन सोशल प्लेटफॉर्म पर अधिक समय व्यतीत करते हैं उनका मानसिक और शारीरिक विकास अन्य की तुलना में कम होता है। इसलिए हमें यथासंभव बच्चों से इसे क्या करना चाहिए? दूर रखना। आंसर देखिए, पहला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभ्यस्त का समानार्थक शब्द है? प्रवासी से पूछ लिया। क्या है? आदि। अभ्यस्त का क्या होता है? आदि, डी। और 72 नंबर, बच्चों को सोशल मीडिया दिलचस्प लगता है क्योंकि उसमें क्या है? बच्चे दिव्य सभ्य सामग्री को देखते हैं, आंखों से विजुअल वीडियो को देखते हैं। तो ये क्या हो गया? ए। और 73 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। जो बच्चों के सोशल प्लेटफॉर्म पर अधिक समय बिताते हैं उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास क्या होता है? ए। अन्य से कम होता है। भले वो देखेगा कि मोबाइल में खूब खटाखट चल रहा है, लेकिन उसका शरीरीय विकास खत्म हो गया। विद्यालय का विकास तो एकदम बढ़िया होता है, एकदम स्ट्रांग होता है, क्लास में टॉपर होता है। ठीक है। और 74 नंबर देखिए, कह रहा है कि फेसबुक बच्चों के लिए नुकसानदायक है क्योंकि क्या है? उससे समय बर्बाद करता है। और 75 नंबर का उपयुक्त शीर्षक बताइए। सबसे जबरदस्त प्रश्न यही पूछता है। हाँ, बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रभाव। जो शीर्षक देना सीख गया वो समझ जाओ कि नवोदय का पेपर क्रैक कर जाएगा, गद्यांश उसका नहीं फंसेगा। क्योंकि सबसे हार्ड यही चीज होता है, शीर्षक देना। और शीर्षक तभी दे पाते हैं जब आप गद्यांश को समझ पाए। आपने गद्यांश को समझा क्योंकि इस पूरा गेम किसका है? सोशल मीडिया का। चलिए लास्ट भाग है हमारा और अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 और ये हमारा हुआ 1 घंटा 18 मिनट। 1 घंटा 18 मिनट। इसमें हमें क्या मिला है? 2 मिनट का समय मिला है। 20 मिनट का हमने समय मांगा था कि 20 मिनट में ये क्या होगा? खत्म होगा, जिसमें 2 मिनट बाकी है। ठीक है, चलते हैं। कह रहे कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। यह बहुत बड़ा है और एवं अत्यधिक गर्म है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इससे अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि ये सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है और सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
यूरेनस और नेपच्यून। सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते एक दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं जो कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के क्या है, लगभग समान है। तो चलिए इससे प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया है। प्रश्न हमारा है 76 नंबर। 76 नंबर कह रहा है कि सौर मंडल को बांधे रखता है कौन? सूर्य का खिंचाव बल। ऑप्शन नंबर बी। डी, ऑप्शन नंबर बी। ये जल्दीबाजी मत कीजिएगा, प्रश्न को देखे कि अरे ये तो एसएसटी का है, खूबे पढ़े हैं सौर मंडल, और सौर मंडल तो इतना पढ़ लिए हैं कि बी के जगह ए ठोक के चले आए। तो ऐसी स्थिति में अगर करके आते हैं तो आप सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो ही जाएंगे। समझ में आया? तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित यानी कि दूरस्थ ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, सी नंबर। और 78 नंबर प्रश्न देखिए, सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है? गद्यांश में देखें 15 करोड़ किलोमीटर। कहा जाएगा? ऑप्शन डी पर जाएगा। यहाँ पर देखो 15 सब में दिया है, बहुत कंफ्यूजन वाला दिया है, लेकिन हमें क्या इसमें देखना है? करोड़ किसमें है? 15 करोड़ किलोमीटर किसमें है? अगला है 79 में बताइए, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है तो इसका आकार एक समान, पृथ्वी के आकार समान है। और 80 नंबर प्रश्न क्या है? हम सूर्य के अत्यधिक ऊष्मा महसूस क्यों नहीं करते? यह हमसे क्या है? बहुत दूर है। इस प्रकार से आपके क्या हो गए? 80 के 80 प्रश्न समाप्त हो गए। हाँ, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 1.5 घंटे में 80 प्रश्न, लेकिन इसमें जो मैथ का जो समय लिया गया वो फालतू ही लगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों को स्पेशली इसमें केवल मल्टीपल यानी कि सही आंसर देखने थे, लेकिन मैथ के लिए बेटा आपको 1 घंटे का समय स्पेशली हल करके देने होंगे, क्योंकि बिना हल किए आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए स्पेशल रूप से आपके मैथ के जो वीडियो होंगे एक अलग से आपको दिए जाएंगे। अगर आपको ये सारे मॉक टेस्ट अच्छे लगे हैं तो इनको इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जिससे हम लोग दूसरे मॉक टेस्ट को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेना चाहेंगे और जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।